हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। अभी तक हमने 1905 बंगाल के विभाजन से लेकर के 1919 तक के नॉन कॉपरेशन के पहले चौरी चौरा और रॉलेट एक्ट तक पढ़ लिया है। मैंने इसके बीच में आपको बताया कि 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होगा। 1907 में सूरत का विभाजन होगा, जहां कांग्रेस दो ग्रुप में बढ़ जाएगी, नरम दल जिसे मॉडरेट्स कहेंगे और एक्सट्रीमिस्ट जिसे गरम दल कहेंगे। इसके बाद 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम शुरू किया जाएगा बाय मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। सेपरेट इलेक्टोरेट ये रहेगा कि किसी मुस्लिम रिजर्व सीट पे सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था बाय मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। फिर मैंने बताया 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है बाय अनुशीलन समिति। इसमें रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल और चरणदास इन्वॉल्व होंगे। फिर 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री होगी। फिर 1916 में होम रूल मूवमेंट आएगा और फिर 1917 में मॉन्टेग का डिक्लेरेशन आएगा और 1916 में और एक चीज़ होगा, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि कांग्रेस के दो विंग मर्ज हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, और दूसरा कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आ जाती है। ये सारे टॉपिक्स को मैंने सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप उसे ज़रूर देखिए। ये मैंने सेपरेटली एक वीडियो में कवर किया है, बंगाल का विभाजन। और उसके बाद 1906-1907 की घटना इसी से आधारित है, ये भी मैंने आपको अलग वीडियो में पढ़ाया है। बंगाल का विभाजन रद्द क्यों हुआ, इसके पीछे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, ये दोनों मैंने सेपरेटली एक वीडियो में कवर किया है। उसके बाद मैंने आपको महात्मा गांधी के बारे में दो वीडियोज़ में कवर किया है। पहला वीडियो होगा महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका का स्टे। 1883 से लेकर के 1915 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे। वहाँ उन्होंने हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने फाइट किया, अपने टूल्स को वहीं पे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस या हंगर स्ट्राइक। ये सारा उन्होंने वहाँ पे ट्राई किया। इससे इंपॉर्टेंट लेसन वो सीखते हैं और 1915 में भारत वापस आते हैं। ये मैंने विद टाइमलाइन आपको पढ़ाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसमें मैंने एक एक डिटेल समझाया ताकि आप इस हर एक पॉइंट्स को समझ पाएँ। फिर मैंने 1915 से लेकर के 1917 तक एक वीडियो में समझाया है गांधी जी के लाइफ से रिलेटेड। 1917 से लेकर के 1919 तक जो उन्होंने भारत में आंदोलन शुरू किए, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो ये सारे अलग अलग वीडियोज़ में हैं, पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको हर एक चीज़ का स्टेज बाय स्टेज डिटेल में समझ में आता रहे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रही है और आपको हर एक डिटेल पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 1919 के पहले तक के सारे इवेंट्स पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 में पूछा हुआ है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कोमागाटामारू हादसा, महात्मा गांधी का भारत आगमन। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के पीछे इन्वॉल्व डिटेल्स को। तो तिलक के होम रूल मूवमेंट इंडिया में 1916 में स्टार्ट हुआ और ये दो पार्ट्स में शुरू किया जाएगा। पहला बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक अपना मूवमेंट अप्रैल 1916 में स्टार्ट करेंगे और ये सितंबर 1916 में स्टार्ट करेंगे। मैंने ये सारा डिटेल्स आपको एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के एरिया में सीमित रहते हैं, इसमें बॉम्बे नहीं आता है क्योंकि वो एनी बेसेंट कवर करेंगी। इनके सेक्रेटरी होंगे जॉर्ज बैपिस्टा और इनके सेक्रेटरी होंगे जॉर्ज अरुंडेल। और 1916 में गवर्नमेंट इन्हें नज़रबंद कर देती है या डिटेन कर देती है, जिसके प्रोटेस्ट में एस सुब्रमण्यम अपनी नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर देंगे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में और जाने तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाई, ये एक विदेशी पत्रकार रहते हैं वैलेंटाइन चिरॉल। ये इन्हें अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट अपनी बुक में ये बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहेंगे। बाल गंगाधर तिलक की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को देखें तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को इन्होंने एज अ मीडियम ऑफ प्रोपेगेंडा यूज़ किया था। ये बाल गंगाधर तिलक का इंटेलिजेंस ही है जो इन्होंने दो फेस्टिवल्स को अपने प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मशीनरी में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट, इनका जो न्यूज़पेपर इन द्वारा लिखी गई है वो है मराठा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर है।
और दूसरी केसरी जो मराठी लैंग्वेज की न्यूज़पेपर है। मैंने आपको बताया था कि 1907 के सूरत स्प्लिट के बाद जब कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हो जाती है तो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी डिवाइड एंड रूल से कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पे आ जाएगी, जहाँ एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट को वो डंडा दिखाकर उन्हें हार्शली सप्रेस करेगी, वहीं दूसरी तरफ मॉडरेट्स को डराएगी कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो एक्सट्रीमिस्ट वाला हाल आपके साथ भी करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है, मांडले जेल भेज दिया जाता है। और 6 साल बाद जब 1914 में निकलेंगे तब वो फिर से कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करने में वो असक्षम रहते हैं और इसी को देखते हुए वे 1916 में होम रूल लीग का स्थापना करेंगे। एनी बेसेंट के द्वारा देखेंगे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर स्टार्ट की गई थी। पहला था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ। ये आएंगे इंडिया एज अ वॉलेंटियर टू थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑकल्ट और मैडम ब्लवाट्स्की द्वारा फॉर्म किया जाएगा। एनी बेसेंट का इंपॉर्टेंट रोल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फॉर्मेशन में भी रहा है, जहां वो मदन मोहन मालवीय और सुंदरलाल जी के साथ इसके संस्थापक के रूप में अपना रोल निभाती हैं। नेक्स्ट कोमागाटा मारू इंसिडेंट, तो ये तिलक का होम रूल 1916 में हो जाएगा। नेक्स्ट कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर। आप वो वीडियो जाके देखिए। मैंने हर एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो 2 फेजेस में इंडिया में डिवाइडेड है, एक है 1883, एक है 1885 से लेकर 1920 और दूसरा है 1922 से लेकर के 1930। इस फेज में आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इसलिए ज़्यादा दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती, पॉलिटिकल वैक्यूम रहता है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा तब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आपको बढ़ते ट्रेंड में दिखेगा। कोमागाटा मारू इंसिडेंट में कोमागाटा एक जापानीज शिप थी जो हांगकांग से लेकर कनाडा वैंकूवर तक जाती थी। इस शिप में लार्ज अमाउंट में इंडियंस होंगे और ये कनाडा जा रहे होंगे, लेकिन कनाडा में इन्हें एंट्री नहीं दी जाती है। आउट ऑफ 52 पैसेंजर सिर्फ 24 पैसेंजर्स को डिबोर्ड करने दिया जाता है, सिर्फ उतरने दिया जाता है। बाकी सबको कोलकाता पोर्ट वापस भेज दिया जाता है, जहां वो बजबज नामक पोर्ट पे उतरेंगे। बजबज पोर्ट पे कोलकाता पुलिस इन्हें ट्रेनों में भर करके पंजाब भेजना चाहेगी, लेकिन वहीं पे 19 लोगों की डेथ हो जाती है और ये इंसिडेंट लाइट में आता है। तो ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में होगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया। महात्मा गांधी इंडिया में 9 जनवरी 1915 को आते हैं और इसे आज के दिन भी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में मैंने आपको विद टाइमलाइन 3 वीडियो में पढ़ाया है, इसका जिक्र मैंने पहले किया, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो ये 1915 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी 213। पहले कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में, नेक्स्ट 1915 में महात्मा गांधी आएंगे और तीसरा 1916 में तिलक होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। ये महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में उनके स्टे को हम संक्षिप्त में बताते हैं। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया, आप एक बार जरूर देखिएगा। तो 1893 में वो दादा अब्दुल्ला के कुछ पर्सनल मैटर को सॉल्व करने के लिए, लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। दादा अब्दुल्ला गुजरात के एक व्यापारी होंगे और लॉ की पढ़ाई करने के बाद महात्मा गांधी सूट बूट में उस समय साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति बहुत ख़राब रहती है और ये उन्हें बहुत जल्द खुद पे व्यतीत हो जाता है जब उन्हें 7 जून 1893 को फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद भी सिर्फ रेशियल ग्राउंड्स पे उन्हें ट्रेन से धक्का दे करके या गिरा करके ट्रेन से उतरने को कहा जाता है। इस बात से वो बहुत आहत होते हैं। नेक्स्ट 1894 में वो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करेंगे। नटाल साउथ अफ्रीका का एक स्टेट था जहां महात्मा गांधी गए थे। नेक्स्ट 1904 में वो इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर की स्थापना करेंगे और फिनिक्स फार्म की भी स्थापना करेंगे, फिनिक्स फार्म। नेक्स्ट 1906, ये जो 1893 से 1906 है, ये गांधी जी का मॉडरेट फेज़ कहा जाता है। मॉडरेट फेज़ में गांधी जी मेमोज एंड पेटिशन पे बिलीव करेंगे कि अगर हम अपनी बात को कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स और राइट अथॉरिटी के सामने रखेंगे तो वो उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन इतने सालों के लेखन के बाद वो थक जाते हैं और फाइनली वो सत्याग्रह मोड में आते हैं या पैसिव रेजिस्टेंस मोड में आते हैं
जिसे अगले 9 साल के लिए अप्लाई करेंगे वो। तो 1906 से लेकर के 1915 तक के पीरियड को पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह का फेज कहा गया है। इन्हें वहाँ वहाँ पहली बार इन्हें 1908 में जेल जाना पड़ता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 1910 में वो टॉल्स्टॉय फॉर्म का सेटअप करेंगे और 1914 में तीसरे हिंद नामक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मुख्यतः डिसएनफ्रेंचाइज इंडियन बिल के लिए वहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बिल वो था कि वहाँ के जो इंडियंस थे उन्हें अपने साथ 24 घंटा एक सर्टिफिकेट कैरी करना होता था, जहाँ उस सर्टिफिकेट में उस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स के डिटेल रहते थे। तो ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था। नेक्स्ट इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की सरकार ने स्ट्रिक्ट कानून लाई थी, लेकिन ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपने सत्याग्रही के साथ आते जाते उस लॉ को ब्रेक करने के लिए। और चौथा जो बॉटल नेक बना साउथ अफ्रीका में इंडियंस के रेवोल्यूशन का वो था मैरिज बिल ये था कि अगर कोई भी शादी जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो कि क्रिश्चियन बेस्ड था, अगर इससे नहीं होता है तो वो इल्लीगल होगा। यानी कि जो इंडियन मुस्लिम्स और पारसी मैरिजेस है वो इल्लीगल होंगे और इनसे पैदा हुए बच्चे भी इलेजिटिमेट या नाजायज़ कहलाएंगे। तो ये सब के खिलाफ गांधी जी ने अपना अभियान वहाँ पे लगाया था और इसे गांधी जी बहुत कुछ सीखे और इन सभी सीख को वो भारत अपने साथ लेके आए और फिर उन्होंने यहाँ पे हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये सारे अपने लेसन्स को यूज़ करेंगे। तो ये सारा मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 का है, assertion and reasoning. The first ever bill to make primary education compulsory in India was rejected in 1911. Discontent would have increased if every cultivator could read. दावा है भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला विधेयक 1911 में खारिज कर दिया गया था। कारण, यदि प्रत्येक किसान पढ़ पाता तो असंतोष बढ़ जाता। ये यूपीएससी 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसके पीछे डिटेल। तो जो शिक्षा का अधिकार था, मैंने आपको ब्रिटिश के द्वारा लाए गए सभी शिक्षा कमीशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताया है, जहां मैकॉले मिनट के बाद वुड डिस्पैच आता है 1854 में और ये 1833 में, उसके बाद हंटर कमीशन 1883 में और फिर सार्जेंट कमीशन आता है 1943 में। ये सारे पे मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है एजुकेशन कमीशन के नाम से और इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया है। आप उसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप इस नए ट्रेंड में अपने आप को 200 से आगे कर पाएंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो ये बिल गोपाल कृष्ण गोखले लेकर के आते हैं इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जहाँ कंपलसरी एजुकेशन की बात करेंगे फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 10 ईयर्स। लेकिन इस बिल को डिफीट कर दिया जाता है, इसे पास नहीं किया जाता है और फाइनली 2002 में हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A इंसर्ट करेगी और शिक्षा के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत करेगी। तो इतना ये हमारे रेवोल्यूशनरीज का उस समय सोच था कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जाने तो इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 में इस्टेब्लिश किया था और ये इनके गुरु एम.जी. रानडे होंगे। एम.जी. रानडे की एक फेमस बुक आपको याद रखनी है, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका भी जाएंगे महात्मा गांधी के स्टैंड को कंफर्म करने के लिए और जब महात्मा गांधी जेल में होंगे और साउथ अफ्रीका में अत्याचार बहुत बढ़ेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया में इंडियंस को जागरूक करेंगे बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ और यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंगे से वो बात भी करेंगे, जिसके बाद नेगोशिएशन होता है और वहाँ साउथ अफ्रीका की सरकार इस नेगोशिएशन के टर्म्स को मानने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में वो गोपाल कृष्ण गोखले को स्वीकार करते हैं। तो ये पूरा गुरुओं का चेन है, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानडे। इस बिल को डिफीट करने के पीछे अंग्रेजों का जो कारण था वो यही था कि अगर भारतीयों को पढ़ना आ गया तो जो कल्टीवेटर होंगे जिन पे वो हैवी टैक्स लेते हैं और टैक्स की वसूली करते हैं वो फिर अपने राइट्स को जान जाएंगे।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूवमेंट में अपने सक्सेस को देख वो 1919 में एक मास लेवल पे सत्याग्रह लॉन्च करने का फैसला करेंगे, और ये डेट 6 अप्रैल को फिक्स किया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को फिक्स किया जाता है, बट लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहेगा, और दिल्ली में 30 मार्च को ही हड़ताल देखने को मिलेगा। कई एरिया जैसे पंजाब, गुजरात, बॉम्बे में लोग सत्याग्रह का डेफिनेशन वॉयलेंट ले लेंगे और वो अहिंसा की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। लोग महात्मा गांधी के सत्याग्रह के व्यू को नहीं जानते थे, और उनका सत्याग्रह कॉल एक वॉयलेंट नेचर में बदल जाएगा। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 10 अप्रैल को पंजाब में दो लीडर्स, खुदीन किचलू और सत्यपाल, पंजाब में एक वॉयलेंट पंजाब के अंदर टेलीग्राफ लाइन को कट करेंगे, वाटर लाइन को कट करेंगे और टाउन हॉल में अटैक कर देते हैं। इसको देखते हुए वहाँ पे आर्मी बुलाई जाती है, जिसके कमांडर जनरल डायर रहते हैं। जनरल डायर इस बिगड़ते सिचुएशन को देख करके पूरे सिटी में आईपीसी 144 का यूज़ करेंगे और एसोसिएशंस को बैन कर देंगे कि कोई भी 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। उसी में हम देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन जलियांवाला बाग में कई सैकड़ों लोग उपस्थित होंगे, और जनरल डायर इसे अपने आदेश की अवहेलना मानते हुए गेट को एक तरफ से ब्लॉक करके, और जलियांवाला बाग की तरफ जहाँ बिल्डिंग है और बीच में एक कुआं था उसका एक ही एंट्रेंस था, इसको ब्लॉक कर देंगे और यहाँ शूटिंग का ऑर्डर दे देंगे, जिसमें कई लोग की डेथ होती है। सरकारी नंबर 370 कुछ है, लेकिन अनऑफिशियल नंबर बहुत हाई है। 13 अप्रैल के इसी मैसेकर को जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं, या जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जस्ट इसके 5 दिन बाद यानी 18 अप्रैल को गांधी जी अपना सत्याग्रह वापस लेते हैं। जलियांवाला बाग हादसे के विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड का उपाधि रिटर्न कर देते हैं, और गांधी जी केसर हिंद का टाइटल भी रिटर्न कर देंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने ये सब पॉइंट एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे फरवरी 1920 में वो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये सारा मैंने आपको वीडियो में बहुत विस्तृत रूप में पढ़ाया है, जहाँ 1915 से लेकर के उनके इनिशियल फेज़ यानी खेड़ा तक एक वीडियो में है, और नेक्स्ट खेड़ा से लेकर के नॉन कॉपरेशन तक दूसरे वीडियो में है। तो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए, देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 का है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट सत्याग्रह इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चंपारण। तो आइए चंपारण सत्याग्रह को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह को मैंने एक टाइमलाइन में पढ़ाया है। 10 अप्रैल को वो मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे पहली बार, जहां वो पहुंच करके वहां के कमिश्नर को लेटर लिखेंगे कि वो चंपारण का विजिट करना चाहते हैं, वहां के मजदूरों की व्यथा जानने के लिए वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वहां के कमिश्नर उन्हें मना कर देंगे। लेकिन इस बात की अवहेलना करते हुए वो फाइनली फिर 16 अप्रैल को चंपारण जाएंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके बाद उसी साल अक्टूबर 1917 में एडवर्ड गेट जो वहाँ पे एलजी होंगे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी की फॉर्मेशन की जाएगी, और ये कमेटी के मेंबर महात्मा गांधी भी रहेंगे। और ये उस समय के जो चंपारण में 3 कठिया सिस्टम हुआ करता था। 3 कठिया सिस्टम में बता दूं कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होते हैं, 1 बीघा इज इक्वल टू 20 कट्ठा, और उस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी थी लोगों को। तो ये 3 कठिया सिस्टम था वहाँ पे। नील की खेती मैंने आपको पहले बताया कि दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण नाम की रचना करेंगे, जिसमें वो बंगाल में हो रहे नील विद्रोह या इंडिगो रिवोल्ट को दर्शाएंगे। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में 1859 से लेकर के 1860 तक होता है, जहां लोग नील की खेती से परेशान थे, और धीरे धीरे 1880 तक हम देखेंगे कि वो नील की खेती करने वाले किसान अपने प्लांटर्स या अपने फैक्ट्री ओनर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, उनकी फैक्ट्रियों को तोड़ेंगे, अपने कामों को बंद करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, और इस प्रकार वो बंगाल से बिहार की ओर मूव करते हैं। उन्हें फाइनली राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी आएंगे 1917 में, और ये लड़ाई लड़ेंगे। ये कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करती है अक्टूबर में, और फिर फाइनली हम देखेंगे कि 1 मई 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट को पास किया जाएगा।
जिसमें इस कमेटी के बताए गए सारे रिकमेंडेशन को मोस्टली अप्रूव कर दिया जाएगा। पहला रिकमेंडेशन होगा 3 कठिया सिस्टम को अबॉलिश करना, वो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा इनका रिकमेंडेशन होगा कि जो फैक्ट्री ओनर्स रैयत से टैक्स लेते थे, 25% एक्स्ट्रा उन्होंने टैक्स लिया था, ये रिटर्न कर दिया जाए फार्मर्स को। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जहाँ मिल ओनर्स को शर्मनाक फील कराया गया था, और हम देखेंगे कि कुछ ही सालों में वो बिहार से भी चले जाते हैं। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट होगा नील की खेती का, वो रैयत के डिसीजन पे बेस्ड होना चाहिए। रैयत अगर उसे करना चाहे तो करे, और ये एग्रीमेंट मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए किया जा सकेगा। और ये गांधी जी का सक्सेसफुल इवेंट माना जाता है, चंपारण सत्याग्रह, जो पहला सिविल डिसोबीडियंस का एक्सपेरिमेंट स्थल होगा। अहमदाबाद मैंने बताया, इसके बाद वो अहमदाबाद जाएंगे जहां हंगर स्ट्राइक का यूज़ किया जाएगा, और खेड़ा में नॉन कॉपरेशन का। चंपारण में गांधी जी के साथ गुजरात से आए जे बी कृपलानी जी होंगे। नेक्स्ट नरहरि पारेख। नेक्स्ट बिहार से उनके साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें बिहार विभूति भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि से भी जाना जाता है। इनकी 2 बुक हैं जो आपको याद रखनी है, पहला इंडिया अनडिवाइडेड, और दूसरी चंपारण के इंसिडेंट पे ही वो लिखेंगे, सत्याग्रह इन चंपारण। तो इनकी ये 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इनके साथ होंगे मजरूल हक साहब, बिहार में होम रूल लीग के प्रेसिडेंट के रूप में आपको अहम रोल में दिखेंगे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 का है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन चंपारण। बारडोली आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय सुनेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लॉन्च होने के बाद फरवरी 1922 में जब सत्याग्रह के पाथ से हटकर कुछ लोग नॉन वायलेंट हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी को जला देते हैं। ये इंसिडेंट 5 फरवरी को होता है। इस बात से गांधी जी बहुत आहत होते हैं और वो कहते हैं कि देश अभी आज़ादी की लड़ाई के लिए रेडी नहीं है, तो सत्याग्रह का मतलब नहीं समझ पाए हैं। और फाइनली 11 फरवरी 1922 को गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, और इस वापस लेने की हादसे को बारडोली रिट्रीट भी कहते हैं। बारडोली रिट्रीट के बाद अगले ही महीने मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। और वहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने से उनके ही दल में कांग्रेस के बीच में फिर से 2 विभाजन होगा, 2 ग्रुपों में। पहला होगा नो चेंजर्स, जो चेंज नहीं चाहते थे, और दूसरा होगा प्रो चेंजर्स। नो चेंजर्स स्वराज दल की स्थापना करेंगे। इसमें प्रमुख होंगे आपके मोतीलाल नेहरू और CR दास, अजमल खान और NC खेलकर भी दिखेंगे। तो ये सारे प्रो चेंजर्स के पार्ट होंगे। और नो चेंजर्स में आपके वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा गोपालाचारी होंगे। तो ये सारे नो चेंजर्स का पार्ट होंगे। और इधर स्वराज दल वाले प्रो चेंजर्स का। जैसा हमने देखा था 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में बट गया था कांग्रेस, उसी तरह 1922 में नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में बटेगा। चौरी चौरा इंसिडेंट मैंने बता दिया आपको। दांडी के बारे में अगर जाने तो मैंने जैसा कि आपको बताया, गांधी जी को जेल कर दिया जाएगा बारडोली रिट्रीट के बाद। और फिर फाइनली लाहौर सेशन में गांधी जी फिर से एक्टिव होंगे, लाहौर सेशन 1929 का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करेंगे। इस कांग्रेस सेशन में गांधी जी को फुल पावर दिया जाएगा कि आप एक फुल स्केल सत्याग्रह को लॉन्च कीजिए। और फाइनली वो 11 पॉइंट का अल्टीमेटम देंगे उस समय के वाइसरॉय इरविन को। 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम दिया जाता है।
इस अल्टीमेटम को स्वीकार करने के लिए इरविन को एक डेडलाइन दिया जाता है, जिसका उल्लंघन करने के बाद महात्मा गांधी दांडी मार्च की घोषणा करते हैं। गांधी जी दांडी मार्च के थ्रू नमक को चुनते हैं। नमक हर एक इंडियंस के सेंटिमेंट्स और टेस्ट से जुड़ा हुआ था। गवर्नमेंट, उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट के प्रोडक्शन पे मोनोपोली रखती थी और इस पे ह्यूज टैक्स लगाती थी। उन्होंने सॉल्ट को पहली बार उठा करके उसके प्रोडक्शन को सिंबलाइज किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 72 सपोर्टर्स के साथ ये यात्रा शुरू की थी और 25 दिन और 385 किलोमीटर चलने के बाद वो दांडी के तट पर पहुंचे थे, जहां 6 अप्रैल 1930 को वो हाथों में नमक उठा करके ब्रिटिश सरकार को ये संदेश पहुंचाते हैं कि आपके इस मोनोपोली को हम यहाँ तोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 का है। हमें मैच करना है मूवमेंट इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है मूवमेंट और सत्याग्रह और उनसे एसोसिएटेड पर्सन को। तो पहला चंपारण सत्याग्रह, राजेंद्र प्रसाद, यस बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद के अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, पंजाब गुजरात से आए जेबी कृपलानी और नरहरि पारेख और मजरूल हक रहेंगे। इन सब के बारे में विशेष पॉइंट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है। अहमदाबाद मिल वर्कर मोरारजी देसाई, नहीं, ये गलत है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल ये सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल बारडोली सत्याग्रह के टाइम पे मिलेगा, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल विनोबा भावे के भूदान योजना में अहम रोल में दिखेंगे, जहां वो देश के बड़े लैंड होल्डर्स या जमींदार को गरीबों को ज़मीन दान करने के लिए मोटिवेट करते हुए दिखेंगे। विनोबा भावे आपके पहला सत्याग्रही होंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। ये सारा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। विनोबा भावे पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है, जहाँ मैंने उनके बारे में डिटेल में बताया है पिछले वीडियोज़ में, आप उसे ज़रूर जाके देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 1 और 3। अगला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का है। व्हाट वाज द रीज़न फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा में किसानों की ओर से सत्याग्रह आयोजित करने का कारण क्या था? पहला, सूखे के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व संग्रहण को निलंबित नहीं किया। दूसरा, प्रशासन ने गुजरात में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का प्रस्ताव रखा। Administration did not suspend the land revenue collection in spite of drought. Administration proposed to introduce permanent settlement in गुजरात। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि वहाँ पे सुखाड़ होने के बाद जो वहाँ पे लैंड रेवेन्यू कोड था, उसमें ऐसा प्रोविज़न था कि अगर क्रॉप का फेलियर होता है तो उस साल टैक्स की वसूली या रेवेन्यू की वसूली नहीं की जाएगी। इस कोड का उल्लंघन वहाँ पे किया जा रहा था, जिसके विरोध में खेड़ा में महात्मा गांधी जाते हैं और वहाँ पे वो नॉन कॉपरेशन का यूज़ करते हैं, नॉन कॉपरेशन टूल का। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में मैंने आपको लैंड रेवेन्यू वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ फिर से बता देता हूँ कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था। परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिश ज़मींदार को ऑन द बेसिस ऑफ डेसिनियल सेटलमेंट इन्हें लैंड की हेरिडिटरी राइट्स देती थी। हेरिडिटरी राइट्स, ज़मींदार फिर रैयत से टैक्स वसूलते थे और ब्रिटिश सरकार को देते थे। ज़मींदार रैयत को पट्टा देते थे। पट्टा में बेसिकली 2 इन्फॉर्मेशन होता था, लैंड जो उन्हें खेती करना है और दूसरा जो रेंट उन्हें पे करना है। ये सिस्टम में टैक्स बहुत हाई था। अगर 11 पार्ट्स प्रोड्यूस होता था तो उसका 10 पार्ट ब्रिटिशर्स लेते थे और 1 पार्ट ज़मींदार को मिलता था, और इसी 1 पार्ट में फिर वो रैयत को प्रॉफिट देते थे। ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली बिहार, बंगाल, वाराणसी, ये सारे एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये सारा इसके साथ साथ रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम भी आता है, और ये सारा चीज़ मैंने बहुत ही डिटेल में लैंड रेवेन्यू वाले वीडियो में कवर किया है, और इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसे भी मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है 2 ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A
वन ओनली। लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का है। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है? पहला, राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित एवं आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। तीसरा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति का शामिल होना। नेक्स्ट, वृक्षारोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति का शामिल होना। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1919 के पहले तक। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में हम कुछ और बेहतरीन यूपीएससी और बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रही है, अपने रूप को बदल रही है, और हमें हर एक टॉपिक को विस्तृत जानकारी में पढ़ना होगा। मैं बीपीएससी से सेलेक्टेड ऑफिसर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए 70वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए, और इस चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप अपने आप को मेरिट लिस्ट में देख पाएँ। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।